Hello friends, good morning. Today we will start our ninth standard political science chapter number 2, first part Indian foreign policy. When we start our second chapter, we will discuss about our first chapter. In our first chapter, we will discuss about our First World War, Second World War, Cold World War, all the things. Now we can discuss about foreign policy. What do you mean by the foreign policy? Let us see in our chapter what is a foreign policy. एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या पॉलिसीज हो सकती है? डिफेंस की पॉलिसीज हो सकती है, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी होती है, फॉरेन एड्स होते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट होती है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकते हैं, वेपन्स, प्रो लाइफ फेडरेशन हो सकता है, एक्टिविटीज इन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सी चीजें हो सकती है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया में फॉरेन की पॉलिसीज को किस तरह फॉलो में लाया गया, या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका मीनिंग है, वी विल सी इन अवर चैप्टर। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? वी हैव got introduced to international system and its nature एंड द कोल्ड वॉर इन द लास्ट सेंचुरी एंड इट्स इफेक्ट। अब हमने जो हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा, हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कोल्ड वॉर के हमारे इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ, मीन्स इंडिया नहीं कह सकते हम, हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो कोल्ड वॉर की वजह से बहुत से राज्य विभाजित हुए, बहुत सी चीजें हुई, इवन फिजिकल नुकसान हुआ, पॉलिटिकल नुकसान हुआ, इवन फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बहुत सी चीजें देखने को मिली। और ये कोल्ड वॉर ऐसा था कि ये डायरेक्ट वॉर नहीं था, मीन्स इन बिटवीन उन दो कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हो सकता था, बट कह सकते हैं ना कि ये शीत युद्ध जिसे कहा जाता है, शांतिपूर्व। ओके, सो वी शैल नाउ गेट इंट्रोड्यूस टू अदर रिलेटेड इश्यूज। अब हम अलग इश्यूज की ओर जा रहे हैं, अब हम पॉलिसीज की इश्यूज की ओर जा रहे हैं। ओके, दस वी शैल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब हम फॉरेन पॉलिसी क्या है, व्हाट इज अ फॉरेन पॉलिसी, तो वी कैन अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी। मैंने अभी आपको जस्ट लिटिल बिट एग्जांपल बताया कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस हो सकते हैं, या फॉरेन से जो भी चीजें हैं किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। सो वी कैन सी इन दैट foreign policy factor that makes an impact on it and the nature of India's foreign policy। अब इंडिया का नेचर किस तरह से है, फॉरेन पॉलिसी के साथ उनका कैसे कम्युनिकेट हो सकता है, कंजर्वेशन हो सकता है। सो वी कैन सी नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ फॉरेन पॉलिसी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। अब उसका अर्थ और उसके महत्व को हमको जानना है कि उसका अर्थ क्या था, वो महत्वपूर्ण क्यों कहलाई, किस वजह से कहलाई, या फिर ये फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, कि हमें जानने की कोशिश करनी है। ऑल कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमारी कंट्री है, ऑल ओवर कंट्रीज है, तो वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के मेंबर्स है। We have already studied that none of these countries is completely self-reliant and hence there is a mutual interdependence in the international system। अब हम कह सकते हैं कि सारी जो कंट्रीज है वो किसी न किसी चीज से एक दूसरे पे निर्भर है। हम कह सकते हैं वो पूरी तरह से प्रॉपरली सेल्फ रिलायंट है क्या? नहीं। सो हमारी इंडिया में भी फॉरेन पॉलिसीज को फॉलोअप में लाया जाता है, उनके जरिए हम बहुत सी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। सो एवरी कंट्री शुड बी डिपेंडेंट, नॉट कंप्लीटली सेल्फ रिलायंस, मीन्स टोटली सेल्फ रिलायंस कंट्रीज हो ही नहीं है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती ही है किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लीजिए, मोदी जी ने अभी हमने हमारी बहुत सी कंपनीज में ये की। ओके, नाउ लुक एट दिस। Only this interdependence should not be of benefit of a few countries. Effort need to be made to ensure that it is a benefit every nation। अब देखिए, only this interdependence should not be benefited, मीन्स हम एक दूसरे पे डिपेंड है, वो उतना ही बेनिफिटेड या फायदेमंद नहीं कहला सकते हम जैसे। पर क्या होता है कि पूरी तरह से इंश्योर होना चाहिए कि बेनिफिट किस तरह से हमारे नेशन को उस चीज के थ्रू मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या जरिया है, कैसे जरिया है। सो ईच कंट्री हैज टू डिसाइडेड द नेशन with which it should be friendly, in which block it should participate or what position it should take in international relation। अब देखिए, हर कंट्री का अपना एक फ्रेंडली रिलेशन होता है, जैसे कि अभी हमारा हमारा अमेरिका के साथ है, जापान के साथ है, तो एक फ्रेंडली रिलेशन है। बट इन बिटवीन अभी देखिए चीन के साथ हमारा कुछ अनबन चल रही है, चीन के साथ हमारा नहीं। अभी आप सिंपल एग्जांपल देख लो, अभी पाकिस्तान में अभी आनी बानी जाहिर की, मीन्स आनी बानी लगा दी गई है। सो बहुत सी चीजें ऐसी कि हमारा रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ किस तरह का होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, किस ब्लॉक में हम पार्टिसिपेट करते हैं, किस पोजीशन पे हम उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, किस लेवल पे हम वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिपेंड होती है।
Such decisions should be made thoughtfully. The theoretical framework in which such decisions are taken is called a foreign policy. अब देखिए, जो भी डिसीजन है कैसे लेना है, विचार पूर्वक, थॉटफुली। और तो और वो डिसीजन कैसे होना चाहिए, डिसीजंस आर टेकन फ्रेम के साथ, थेरोटिकल वे में, उसको मीन्स थेरोटिकल होना चाहिए, नॉट ओनली प्रैक्टिकल। इट्स रिटर्न में होना चाहिए कि किस तरह का फॉलोअप में आएगा, किस तरह की पॉलिसी बनेगी, क्या बनेगा, किस तरह का बनेगा, वो पूरा एक फ्रेम होना चाहिए। और तो और विचार पूर्वक उन चीजों को करना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। जो भी है हमारा पूरा फ्रेम जो है, हमारे जो व्यूज है, जो हमारे विचार सरणी, वो सिर्फ कह के नहीं, तो वो लिखित स्वरूप में हमें वो दिखाने, वहां दर्शाने, तब उसे फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। एवरी सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री डिसाइडेड इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। अब हर कंट्री की अपनी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, राइट। हर एक इंडिपेंडेंट होता है, उनका खुद का एक अस्तित्व होता है, कह सकते हैं जिसे। हेंस इन दिस डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स which studies the international relation between nation, foreign policy has an important place। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे हम जो भी रिलेशन बनाते हैं किसी भी नेशन के साथ, वो एक इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं ना, एक स्टडी का भाग कहला सकता है कि किस तरह की फॉरेन पॉलिसी, क्या इम्पोर्टेंट उसकी जगह है, क्या वजह है, किस वजह से ये फॉरेन पॉलिसीज बनाई जाती है। ओके, डू यू नो, when we have studied a country, it is necessary to understand its constitution and its foreign policy। अगर हम किसी राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा भारत है, अब हमारा भारत है तो हमारा भारत किस तरह का है, उसका संविधान कैसा है, उस पे संविधान में फॉरेन पॉलिसीज का क्या क्या महत्व है, ये किस तरह से उसे दर्शाया जाता है, वो हम सारी चीजें देखते हैं, राइट। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, मीन्स नेशनल लेवल पे जो भी इंटरेस्ट, हम कह सकते हैं ना, किसी भी मालमत्ता में से हमें जो पैसा मिळता है, इंटरेस्ट मिळता है, आपण एखादी ठेवी ठेवतो, त्या ठेवीमध्ये वॉट एवर वी हैव जस्ट पुट द, अभी जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो हम एफडी बनाते हैं, तो एफडी में से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ये नेशनल इंटरेस्ट एक अलग भाग हुआ। वी हैव ब्रीफली अंडरस्टूड व्हाट फॉरेन पॉलिसी मीन्स। अब हमें एकदम डीप में, ब्रीफ में जाके पता करना है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, किस तरह की होती है, किस किस मीन्स उसका क्या हमारे लिए फायदा है, किस तरह का फायदा है, वो हम देखेंगे। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे देश का जो भी आर्थिक कह सकते हैं इंटरेस्ट है, या फिर फॉरेन पॉलिसी, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज फॉरेस्टेड थ्रू फॉरेन पॉलिसी। अब जो भी नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है, उसके साथ जुड़ा हुआ कह सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, राइट। Therefore, before studying foreign policy further, we need to understand the meaning and signification of national interest। अब जैसे कि हमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानकारी लेनी, पर उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके महत्व को जानना पड़ेगा, उसकी सिग्निफिकेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन चीजों का इंपॉर्टेंट पार्ट हमें सीखना पड़ेगा। National interest implies the meaning through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded। अब देखिए, जो भी नेशनल इंटरेस्ट है, implies, उसमें जो भी जड़न घड़न की जाती है, जो भी उसमें दिखाया, वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मीन्स खुद तैयार किया, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और तो और अवर कंट्री शुड सेफगार्ड, उससे जो भी है, एक कह सकते हैं ना, हमारा पूरी तरह से एक कह सकते हैं सेफ गार्ड होना चाहिए। सेफ गार्ड कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच जैसे कहा जाता है, सुरक्षा कवच की तरह होनी चाहिए वो। नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्लूड एफर्ट्स टू अचीव अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू टेक स्टेप टूवर्ड्स इंक्रीजिंग अवर नेशनल पावर। अब देखिए, नेशनल इंटरेस्ट जो भी हमारे नेशनल पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जो भी हमारी पैसे मीन्स पैसे कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे कंट्री का पावर बढ़ता है। When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country। अब हमारी जो भी कंट्री में भी जो भी नई चीजें करनी है, तो वो किस तरह की होनी चाहिए, उससे हमें क्या फायदे होंगे, इस इवन उससे हमारे फायदे तो, और वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण कहलाएगी, वो भी हमें देखना है। We saw say that we are nurturing our national interest। In this sense, the following factors are including in the national interest of any country। अब कुछ ऐसे कारण है, सेंसेस हो सकते हैं या कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज अ डिफेंस। मैंने अभी आपको बताया,
दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ अवर कंट्री। अब इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अब डिफेंस में से जो भी हमारे इक्विपमेंट्स, अभी देखिए 5 राइफल्स हमने मंगाए थे, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट ही हुआ ना एक तरह का, कि आज हमारे पास लड़ाकू विमान है। सो किस तरह से ये हमारे लिए प्रोटेक्शन है, आवर कंट्री इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी इन द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट, मीन्स हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट। अब हमारे देश की जो भी इकोनॉमिकल मीन्स फाइनेंशियल जो भी है, इकोनॉमिकल कंडीशंस किस तरह से डेवलप होती है, किस तरह से सुधारना होती है, वो भी एक महत्वपूर्ण भाग कहलाता है नेशनल इंटरेस्ट का। एंड इकोनॉमिकल वीक नेशंस विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस। और जो राज्य जो वीक होते हैं, जहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन गिरती रहती है, तो वो कभी भी खुद को मेंटेन नहीं रख पाते, उनके एक इंडिपेंडेंस नहीं होता। हेंस economic development is understood to be an important national interest next only to defense। और यही नेक्स्ट हमारे डिफेंस से कनेक्टेड है, राइट। नाउ वी कैन गो फॉर अवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए हमने अभी कुछ मुद्दे पढ़े जिसमें हमने देखा कि हमारा डिफेंस कितना महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कितने महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी, ये दो क्या क्या चीजें हैं, इनकी वजह से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज ड्रॉन अप टू फोस्टर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ डिफेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो ड्रॉन अप द फोस्टर मीन्स बाहर से ली गई, बट हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ये हमारा डिफेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू होता है। नेशनल इंटरेस्ट is considered to be the goal and foreign policy is considered to be the mean of achieve। अब देखिए जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है, हमारा गोल है, पर अचीव क्या करना है हमको, फॉरेन पॉलिसी अचीव करनी है। अभी जो भी है आप अपने लाइफ में एक एम बनाते हो, गोल बनाते हो, पर उसको अचीव करने के लिए आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो सेम नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी का भी है। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों से आगे गुजरना पड़ता है या सामना करना पड़ता है। तो सेम थिंग हैपन इन नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। गोल्स ऑफ अ नेशन चेंज विद द चेंजेस इन कंडीशन एंड टाइम। अब देखिए जो भी गोल है वो कैसा, नेशन का कैसा चेंज होता रहता है, कंडीशन कैसी है, वक्त किस तरह का है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत चल रहा है। ये कोरोना का जो प्रादुर्भाव, इस वजह से क्या हुआ, बहुत दिन 8 महीने तक लॉकडाउन पीरियड, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी आर्थिक समस्या खड़ी हुई है हमारे पास। ओके, अकॉर्डिंगली नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो चेंज। और इसी तरह से, जिस तरह से कह सकते हैं ना, जैसे कि हमारा गोल चेंज होता है, उसी तरह से हमारा नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो चेंज, वो भी बदलाव आते हैं। These changes are reflected in the foreign policy. Therefore, foreign policy is always dynamic। और वही नेशनल इंटरेस्ट के जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक डायनेमिक मीन्स डायनेमेट का काम करता है। लेट डिस्कस। इवन though some changes happen in the foreign policy due to changing circumstances and time, foreign policies of some nations are based on some इटर्नल प्रिंसिपल्स। अब जो भी कुछ फॉरेन पॉलिसीज होते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस, उनके चेंजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके कुछ नियमों पे बंधित होते हैं, नियम बंधित होते हैं, मीन्स उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने। फॉर एग्जांपल, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू लाइक इंटरनेशनल पीस, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी। अब जो भी हमारे देश की जो पॉलिसी है वो कैसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि हमारे देश में शांतिपूर्वक होना चाहिए सब कुछ, मानव हक होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पॉलिसीज में आती है। What provision should be included in the foreign policy to achieve this value according to you? अब आपके सवाल है, आपके लिए सवाल कि आप इसमें क्या प्रोविजंस की इस फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए कौन से वैल्यूज को आप उसमें पुट करना चाहोगे। सो दैट इज योर थॉट, यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर क्वेश्चन आंसर्स। Now we can go for our third point, that is the factors influencing foreign policy। अब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, मीन्स कौन सा जरिया है, कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसे, जैसे कि हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस डिपेंड होती है, नेशनल लीडरशिप। सो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इस फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं कह सकता हूँ। ओके, फॉरेन पॉलिसीज डिसाइडेड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस टू हैव विद व्हिच कंट्री in the international system, but several factors affects foreign policy while it's being decided। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी कैसी है, रिलेशन कह सकते हैं हम कि विच कंट्री मीन्स किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल सिस्टम है या क्या है, तो वो फॉरेन फैक्टर्स क्या है उस पॉलिसीज के, तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, तो वो है हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप कहें तो अभी हमारा देश एशिया खंड है, कितना बड़ा है,
उसका जोग्राफिकल लोकेशन किस तरह से। यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब और मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का मैप अगर आप देखते हो कि किस जगह पे कौन सा राज्य कौन सा देश है स्थित, वो हम देखते हैं। यू कैन सी द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी नेशन फ्रॉम दैट। सम कंट्रीज आर फार अवे फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब देखिए जैसे हमारा देश है, हम हमारा वर्ल्ड है कितना बड़ा है, तो हर राज्य एक दूसरे से बहुत पास है, बहुत दूर भी है। ओके, फ्रॉम अदर कंट्रीज while there are several neighboring countries and around some countries। और कुछ पड़ोसी राज्य कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा चाइना पड़ोस में है, तिब्बत है, तो इस तरह के पड़ोसी राज्य हम कह सकते हैं। some nations have a long coastline while some have a plenty of mineral wealth। अब कुछ है कि कोस्ट लाइन जो है कह सकते हैं, बॉर्डर कह सकते हैं हम, जैसे कुछ नेशंस की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, तो कुछ की कैसे वेल्थ, plenty of wealth है। In some the size, population, topography, coastline, availability of a natural resource, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country। अब देखिए जाए तो हमारे देश का देखिए, हमारे अगर हम हमारे भारत राज्य के बारे में बात करें तो उनका कैसा है, उनकी द साइज, अब पॉपुलेशन कितनी है हमारे राज्य की, हमारी टोपोग्राफी में से हमारा एग्रीकल्चर किस तरह का है, हमारी कोस्ट लाइन्स कहाँ है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इवन वॉट एवर द फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स हमारे फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड होते हैं, या हमारे फॉरेन पॉलिसी को कंसिडर डिसाइड करते हैं कि किस तरह की क्या ऑफ एनी कंट्री, किसी भी राज्य की, ये सारी मुद्दे उससे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाते हैं फॉरेन पॉलिसी। नाउ लुक एट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द नेशंस पार्लियामेंट प्लेज अ मेजर रोल इन द इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, हर एक को हक है, तो द नेशन ऑफ अ पार्लियामेंट प्लेज अ मेजर रोल। हमारा जो भी पार्लियामेंट है वो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कह सकते हैं, इवॉल्विंग मीन्स इंक्लूड है वो फॉरेन पॉलिसी में। व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम अप फॉर अ discussion in a parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy। अब जैसे कि पिछली बार अगर हम कहें कि कोई भी मुद्दा डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में अगर आता है और दूसरी पार्टी उस पर क्या करती है, उस अपोजिशन पार्टी का क्या रहता है मुद्दा कि उसे रेगुलेट करे, फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से उस पर सवाल उठाए, किस तरह के उनके क्वेश्चन अराइज करे। तो ये सारी एक पार्टी अगर उस मुद्दे पे डिस्कस करना चाहती है तो दूसरी पार्टी उस पर हमेशा सवाल उठाएगी, हमेशा उस चीज को आग और डीप में जानने की कोशिश। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैव टू टेक इनटू अकाउंट द inhalations of the constitute state while shaping foreign policy, because the affair is neighboring nation affects continent states। For example, event in Sri Lanka may affect Tamil Nadu and those in Bangladesh may affect West Bengal and the Northeast and the state। अब देखिए जो भी फॉरेन पॉलिसी अकाउंट है, जो भी है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, एक राज्य दूसरे राज्य को इफेक्ट करता है। जिसके हम एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका का इफेक्ट में भी तमिलनाडु पे होगा, बांग्लादेश है तो उसका इफेक्ट वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट पे होता ही होता है। ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है, जो नेशन इफेक्ट करता है एक दूसरे, नेबरिंग है, जो अफेयर्स जो भी हमारे राज्य के अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, उनसे रिलेट करता है और वो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इफेक्टफुली रहते हैं। Why should this be done? अब ये क्यों होता है? The peace and stability in the neighboring country is as important as that within our own country. Hence, India has to take effort to create democracy in a neighboring countries also। अब इंडिया हमारी देखिए कुछ दिन पहले पिछले साल 370 कलम हटाया गया कश्मीर में, उसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश की। तो इस तरह से हम इंडिया बहुत सी कोशिश कर रही है इन सब चीजों को करने की। तो क्या वजह है इसकी, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं ना। थर्ड पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारी अर्थव्यवस्था है ना। इन मॉडर्न टाइम द इकोनॉमिक कंडीशन of any country has acquired great importance in the deciding foreign policy। अब इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छी है, सुधरी हुई है, तो हम किसी भी तरह से फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो अप में ला सकते हैं। एज अ रिजल्ट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी इन अ टू वेज। अब दो तरीके में ये इम्पैक्ट करती है, अपना प्रादुर्भाव दिखाती है। फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय द नीड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। अब जो भी फॉरेन पॉलिसी क्या करती है, शेप अप करती है
उसे नीड है, वो जरूरत है, किस तरह से एस्टेब्लिश करेगी वो रिलेशन को दूसरे कंट्रीज के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड, जो भी ट्रेड बिजनेस है उसमें एक दूसरे का सहाय्य करेगी, सहभागी लेंगे, ऑल एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। अब जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसी है, तो उसे सुधारने के लिए क्या करते हैं हम, एक दूसरे का सहकार्य करना, एक दूसरे के साथ ट्रेड बिजनेस करना। तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, वो उसकी ताकत कहलाती है। In today's world, the issue of economic security are as important as the national security. आज के दौर में अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी से। A country is recognized to be powerful in a proportion to the economic securities enjoy. Country have a strong economy are less dependent on the other, and they can have an independent foreign policy as well. अब देखिए सेकेंड पॉइंट में ऐसा बताया कि जो भी इशू है, हमने देखा कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहलाई है। अब जो भी कंट्री रिकॉग्नाइज करती है, पावरफुल है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनके पास है, तो वो एंजॉय कर सकती है, उनके लिए किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, वो उस तरह की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़े। ओके, सो इन सेकेंड पार्ट वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू, and frame at least 10 questions on this part.